हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में इलेक्शंस के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको स्टडी करेंगे। तो वो प्रावधान भारत के संविधान के पार्ट 15 में है, ठीक है। और आर्टिकल है 324 से 329 तक, ठीक है। 6 आर्टिकल्स है टोटल। तो देखिए, भारत के संविधान में जो प्रोसीजर है वो केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव के संबंध में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट का चुनाव आर्टिकल 54 में दिया हुआ है और आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। प्रोसीजर केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का दिया हुआ है, अन्य चुनावों का प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। जैसे कि पार्लियामेंट का चुनाव, राज्यसभा लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव, विधानसभा विधान परिषद का चुनाव, ये संविधान में इसका प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। और केवल बेसिक प्रिंसिपल्स दे दिए हैं संविधान में कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे, और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो विधायिका है वो कानून बना सकती है और प्रोसीजर डिफाइन कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होंगे। प्रिंसिपल्स क्या है कि जब इलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज होगा। एडल्ट सफरेज का मीन्स जो भी एडल्ट पॉपुलेशन है देश की 18 साल से ऊपर की, वो वोट करके चुनाव करेगी, ठीक है। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट का, रिलीजन का, सेक्स का, या किसी भी मैटर्स पे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जाएगा कि इस जाति के लोग या इस कम्युनल मतलब इस धर्म के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा विधानसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। धर्म के बेसिस पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा और कोई सेपरेट या स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते। और एडल्ट सफरेज के बेसिस पे ही वोटिंग होगी और इलेक्शन होंगे। ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और इसको फॉलो करके विधायिका चाहे तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकती है और उसके हिसाब से चुनाव होगा। देखिए, आर्टिकल 324 में दिया है कि जो भी सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस है, ये एक इलेक्शन कमीशन के में निहित होगा। एक इलेक्शन कमीशन है, उसमें चुनावों का सारा सुपरिटेंडेंस मतलब पूरा देखभाल, उसकी डायरेक्शन, सारे आदेश जारी करना, पूरा कंट्रोल करना चुनावों को, ये सब इलेक्शन कमीशन को करना होगा, ठीक है। बिल्कुल ये ऑटोनॉमस बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और बिना किसी पॉलिटिकल या एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस के ये काम करती है, बिल्कुल फ्रीली काम करती है। किसी नेताओं का इसका इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, ना ही किसी अधिकारी का कोई इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और इसको क्या क्या पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को? सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर वेरियस इलेक्शंस। अलग अलग इलेक्शंस के लिए मतदाता सूची का को बनाना, उसके लिए डायरेक्शंस देना, कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, ठीक है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन के पास है। इसके अलावा जो तमाम इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं उसका भी सुपरवाइज करना, डायरेक्शंस देना और कंट्रोल करना। इलेक्शंस को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, डायरेक्शन देना। सिमिलरली जो मतदाता सूची बनेगी उसको भी कंट्रोल करना, डायरेक्शंस देना और सुपरवाइज करना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करता है? इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, इसके इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन करेगा। इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और कुछ राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो दोनों के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन देखेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो ये कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये प्रेसिडेंट संख्या फिक्स करते हैं। करंटली 2 हैं, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, वो चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। इसके अलावा रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। कब अपॉइंट किया जाता है वो भी देखते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन की सलाह के साथ, ठीक है। किसको अपॉइंट करते हैं? रीजनल कमिश्नर को। कब अपॉइंट करते हैं?
एक जब भी कोई जनरल इलेक्शन होना हो लोकसभा का या फिर विधानसभा का, ठीक है, तो फिर रीजनल कमिश्नर्स तमाम वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन की सलाह के साथ। और या फिर कोई बायएनियल इलेक्शन, द्विवार्षिक इलेक्शन होना है किसी विधान परिषद का, ठीक है, जिस किसी राज्य में विधान परिषद है उसमें अगर द्विवार्षिक चुनाव होना है विधान परिषद का, तो भी इलेक्शन कमीशन की सलाह से प्रेसिडेंट रीजनल कमिश्नर्स नियुक्त करते हैं। कितने रीजनल कमिश्नर्स नियुक्त करेंगे? जितना भी प्रेसिडेंट को उचित लगे। रीजनल कमिश्नर्स का फंक्शन क्या होगा, काम क्या होगा? इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना, ताकि वो जो भी इलेक्शन कमीशन को काम दिया गया है वो अपना फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके। सर्विस कंडीशंस क्या क्या होंगी इलेक्शन कमिश्नर्स की और रीजनल कमिश्नर की? उनका सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या होगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं रूल के साथ। फिलहाल उनका टेन्योर 6 साल का होता है, ठीक है, या फिर 65 साल, जो भी पहले हो। 6 साल का टेन्योर है, लेकिन अगर 65 साल पूरे हो गए तो पहले ही रिटायर हो जाना पड़ेगा, अन्यथा वो 6 साल तक कर सकते हैं, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है? जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, ठीक है। और जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो उनके कार्यकाल के दौरान जो उनके एमॉल्वमेंट्स हैं, दूसरी सुविधाएं हैं, उसको घटाया नहीं जा सकता, ताकि वो इम्पार्शियल तरीके से काम करें, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर्स को कैसे हटाया जा सकता है? ये केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पे हटाया जाए। ये सब प्रावधान जो डाले गए हैं संविधान में, वो इसलिए डाले गए हैं जो ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर अपनी ड्यूटीज बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के, चाहे वो जो ऑफिसर्स हैं, उच्च लेवल पे ऑफिसर्स हैं, या फिर जो पार्टी पावर में है, उनके किसी भी इन्फ्लुएंस के, प्रेशर के बिना अपना ड्यूटीज परफॉर्म कर सकें, ठीक है। अच्छा, स्टाफ चाहिए होगा इलेक्शन कराने के लिए, तो जब भी इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करे या फिर गवर्नर को रिक्वेस्ट करे किसी राज्य को, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को सफिशिएंट स्टाफ उपलब्ध कराएंगे। जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनमें से इलेक्शन कमीशन को और रीजनल कमीशन को भी पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में 3 लोग हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। मान लीजिए उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई किसी मुद्दे पे वो कोई डिसीजन न ले पाए, सबके मतभेद हो, कुछ सबके अलग अलग ओपिनियन हो, तो फिर मेजॉरिटी से होगा। वहां पे 2 लोग जो कहेंगे वो माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 325 है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन ए स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। देखिए, एक ही मतदाता सूची होगी, अलग अलग जाति, धर्म, कास्ट और सेक्स की अलग अलग मतदाता सूची नहीं होगी, ठीक है। एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसमें एक ही मतदाता सूची होगी। किसी का जाति है तो ये है तो इसलिए वो अलग हो, उसके लिए ये धर्म ये है तो उसके लिए अलग हो, सेक्स ये है तो अलग हो, तो उसके लिए अलग अलग का प्रावधान नहीं है, ठीक है। केवल धर्म के, रेस के, कास्ट के, सेक्स के या किसी भी इन मुद्दों के बेसिस पे कोई व्यक्ति इसलिए इनएलिजिबल नहीं हो जाएगा, मतदाता सूची में उसका नाम ना डाला जाए, केवल इस ग्राउंड पे कि वो इस धर्म का है, इस जाति का है, इस सेक्स का है, ये संभव नहीं है, ये संविधान अलाउ नहीं करता है। और इसी तरह केवल इन सब चीजों के ग्राउंड पे कोई व्यक्ति ये क्लेम भी नहीं कर सकता कि मैं इस धर्म का हूं तो मुझे इस मतदाता सूची में डाला जाए, मैं इस कास्ट का हूं तो इसे मतदाता सूची में डाला जाए। एक ही मतदाता सूची है, उसमें उस मतदाता सूची में इन चीजों का, रिलीजन का, रेस का, कास्ट का, सेक्स का कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 326 देख लेते हैं। जो भी इलेक्शन होगा, चाहे लोकसभा का चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा, ठीक है।
326 आर्टिकल कहता है कि एडल्ट सफ्रेज के बेसिस पे ही इलेक्शन होगा, ठीक है। एडल्ट सफ्रेज का क्या मतलब होता है? एडल्ट सफ्रेज राइट देता है सारे एडल्ट सिटीजन्स को। एडल्ट मतलब 18 साल से ऊपर, चाहे उनकी इनकम, वोट डालने का अधिकार देता है, चाहे उनकी कुछ भी इनकम हो, उनके पास कितनी भी संपत्ति हो, उसका कोई भी जेंडर हो, मेल हो फीमेल हो, सोशल स्टेटस कुछ भी हो, रेस कुछ भी हो, एथनिसिटी कुछ भी हो, या फिर कोई भी अदर दूसरा रिस्ट्रिक्शन हो, इससे कोई मतलब नहीं। 18 साल से ऊपर हैं तो वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ठीक है, और 18 साल से कम का नहीं हो। किस डेट पे 18 साल? 18 साल जो भी विधायिका तय करे, संसद या संसद कानून बना के तय करे इस डेट पे, ठीक है, कि इस डेट पे चेक किया जाएगा कि वो 18 साल का है कि नहीं। तो उस डेट पे वो 18 साल से कम का ना हो, और संविधान के तहत या किसी कानून के तहत उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो वोट डालने से। किस ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो? नॉन रेजिडेंस के ग्राउंड पे, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे के ग्राउंड पे, क्राइम या करप्ट या इलीगल प्रैक्टिस के ग्राउंड पे। तो सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिंगल मेंबर ही चुना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लोग, उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बासिंदे हैं, जो लोग रहते हैं उस एरिया के लोग, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वोट करेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 327 पे आ जाते हैं। जो पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है किस संबंध में कानून बनाने की? जो स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स, तमाम विधायिका का संबंध में इलेक्शन जो है उसके संबंध में कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है, आर्टिकल 327, ठीक है। यूनियन 7th शेड्यूल के जो यूनियन लिस्ट है, संविधान का 7th शेड्यूल है, उसमें एक यूनियन लिस्ट में, उसमें एंट्री 72 है। उसमें लिखा है इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स एंड टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इस संबंध में पावर बनाने के, कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ठीक है। तो पार्लियामेंट समय समय पे कानून बनाती है, इस समय पे इस संबंध में जो भी कानून उनको बनाना होता है, लेकिन ये कानून संविधान के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, संविधान के प्रावधानों के अंदर होने चाहिए, ठीक है। किस इलेक्शन के संबंध में पार्लियामेंट कानून बनाएगी? इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन के संबंध में, विधानसभा विधान परिषद के इलेक्शन के संबंध में। इलेक्शन, इस कानून में क्या क्या शामिल किया जाएगा? कैसे इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची तैयार की जाएगी, कैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाएगा, कौन कौन एरिया किस कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा। इसके बाद एनी अदर मैटर्स फॉर सिक्योरिंग ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच हाउसेज, और जो ये लोकसभा राज्यसभा विधानसभा वगैरह को का जो गठन करना है उसके संबंध में कोई भी अन्य मुद्दा हो तो उसके संबंध में भी कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज करके कई कानून बनाए हैं। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 है, इसमें तमाम जो चीजें हैं इसके अंदर उसको देख लेते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैसे कैसे कितनी कितनी सीटें लोकसभा में और विधानसभा में, विधान परिषद में होंगी, वो इन्होंने इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है, कैसे कैसे उसको बांटा जाएगा, टेरिटोरी को, जो जो अलग अलग टेरिटोरी को बांटा जाएगा कि ये एरिया के लोग इस वोट करके ये मत अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, असेंबली का हो, काउंसिल का हो, सब वो बंटवारा। इलेक्शंस ऑफिसर्स लाइक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ये सब भी इनके संबंध में भी प्रावधान है इस एक्ट में।
और जो मतदाता सूची बननी है पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए, काउंसिल के लिए, वो सब के बारे में भी प्रावधान है। और मैनर ऑफ फिलिंग ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू बी फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। जो भी यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे राज्यसभा में अपने मेंबर्स की सीट फुल करेंगे, वो भी है। इसी तरीके से 1950 के बाद 1951 में भी सेम एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसमें क्या कंटेंट्स हैं? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शन। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन होने के लिए। कैसे कैसे नोटिफिकेशन जारी होगा जनरल इलेक्शंस का। कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यूज की जाएगी ताकि चुनाव कराया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इलेक्शन कैसे कराए जाएंगे। जो डिस्प्यूट्स हैं इलेक्शन के संबंध में वो कैसे रिजॉल्व होंगे। बाई इलेक्शंस कैसे होंगे। करप्ट प्रैक्टिस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं इलेक्शन के दौरान जो और अपराध किए जाते हैं इलेक्शन के दौरान, उसको कैसे डील किया जाएगा। इसी तरह एक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, 1952 में भी आया, 1962 में आया, 2002 2003 में भी आया। ये मोड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब करता है और ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि कौन कौन सा एरिया एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, ये काम इस डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के तहत होता है। प्रेसिडेंशियल एक और एक्ट है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1952। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के संबंध में प्रावधान है, कैसे कराए जाएंगे और अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कैसे रिजॉल्व होगा। अच्छा, ये तो पार्लियामेंट की पावर्स हो गई। अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है क्या किस जो इलेक्शंस होते हैं उसके संबंध में, स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध इलेक्शन के संबंध में। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दी गई है कि वो समय समय पे कानून बनाए। किस लिए कानून बनाए? इलेक्शंस के मैटर पे, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, तो उसके संबंध में कानून बनाया। कानून में क्या हो सकता है? इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में, और इसके अलावा विधानसभा या विधान परिषद के गठन के संबंध में और कोई अन्य मुद्दा हो जिससे विधानसभा का गठन हो सके, विधान परिषद का गठन हो सके, उसके संबंध में भी कानून बनाए। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। राज्य की विधायिका केवल उसी संबंध में कानून बना सकती है जिस संबंध में पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया। अगर पार्लियामेंट ने किसी मैटर पे कानून बना दिया है इलेक्शन से संबंधित, तो फिर राज्य की विधायिका वो उस पर कानून नहीं बनाएगी और उसको संविधान के सारे प्रावधानों का पालन करना होगा, तभी वो कर सकती है। इसलिए आप समझ लीजिए सब्सिडरी पावर है स्टेट लेजिस्लेचर का, एक छोटी पावर है, लोअर पावर है स्टेट राज्य की विधायिका का। पार्लियामेंट के पास ही मेन पावर है इस संबंध में। अच्छा, आर्टिकल 329 भी है इसमें। आर्टिकल 329 में एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है। देखिए, किसी भी ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स हैं हमारे देश में, उनके पास इलेक्शन से संबंधित डिसीजन देने का कोई भी पावर नहीं।